हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ PYQ किया और ऐसे PYQ जो नीट एग्जामिनेशन और JEE एग्जामिनेशन में आए हुए थे। उसके बाद 2-4-10 क्वेश्चन बाकी रह गए जिसको जो है हम नहीं कवर करा पाए, वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो रही थी। तो अगर किसी दिन टाइम मिला तो एक बार और एक लेक्चर लेकर के उस क्वेश्चन को पूरा कर दिया जाए। आज का हमारा टारगेट जो है वह है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। तो आज की हम अपने क्लास को शुरू करने वाले हैं पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ में। देखिए, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स क्या होता है ये पहले आपको बता दिया गया है। आप जब वो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि यदि जो है हेलोजन एटम्स 2 से ज़्यादा हो जाएं तो उसको पॉलीहाइड्रोजन बोला जाता है। जनरली हम 2 से ज़्यादा नहीं, 1 से अधिक, अगर किसी एल्केन से या किसी हाइड्रोकार्बन से 1 से अधिक हाइड्रोजन जुड़ जाएं उन्हीं को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपका जो टॉपिक है वह है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स। नाम क्या है? पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक। तो पॉलीहाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया पॉलीहाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं। 1 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें 1 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे, 1 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे उनको क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कहेंगे। जिसमें जो है 1 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कहेंगे। अब पॉलीहाइड्रोजन यौगिक में हमने जो एग्जाम्पल, वो ऐसा एग्जाम्पल उठाया है जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल को हमने उठाया है। 5-6 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है डाइक्लोरोमीथेन, या इसी को मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। फार्मूला होता है CH2Cl2। दूसरा है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है, इसका फार्मूला होता है CHCl3। तीसरा है ट्राई आइडोमीथेन, या इसी को आइडोफॉर्म बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CHI3। इसके बाद है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं और इसको बोला जाता है CCl4, इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। उसके बाद होता है फ्रेआन, एक होता है फ्रेआन को हम एक और केमिकल नेम से जानते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? डाइफ्लोरोमीथेन CF2Cl2। इसके बाद लास्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, DDT को शॉर्टकट में DDT, ये इसका शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं DDT क्या होता है। तो देखिए, ये DDT का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है डाइक्लोरोडाइफेनिल। आपको ये देखिए, डाइक्लोरो ये दिखा और डाइफेनिल, 2 बेंजीन रिंग है, इसको क्या बोलेंगे? डाइफेनिल। उसके बाद लिखा है ट्राइक्लोरो, तो 1, 2 और 3 ये ट्राइक्लोरो हो गया। उसके बाद लिखा इथेन, तो यहाँ देखेंगे एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, तो उसको क्या बोल देंगे? इथेन। क्या बोल देंगे? इथेन। तो इस तरह से डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है DDT का IUPAC नेम। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि DDT का पूरा नाम क्या है। DDT का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। या सूत्र याद है तो सूत्र इससे आप निकल जाएगा। देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये बेंजीन रिंग है, इसको फिनाइल बोलते हैं अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में आता है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल
और ट्राईक्लोरो, देखिए Cl3 है ना यहाँ पे ट्राईक्लोरो, और एक और दो कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन। तो इस तरह ये नाम बन गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। अब हम सबसे पहले देखते हैं DDT क्या है, तो आपकी हेडिंग होगी DDT। तो ध्यान देना DDT जो है वह पहला क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकृत कंपाउंड्स है, कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक है। यह जो है प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी होता है और DDT मूलतः 1869 में बनाया गया था, लेकिन इस 1869 में बनाने के बाद इसके जो कीटनाशी प्रभाव की खोज है, ठीक है, लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज 1939 में स्विट्जरलैंड के गीगी औषधालय के पॉल मूलर ने की थी। पॉल मूलर ने जो है गीगी औषधालय के प्रोफेसर पॉल मूलर ने कब की थी, 1939 में। इस कार्य के लिए यानी जो इन्होंने इसके प्रभाव कीटनाशी प्रभाव की खोज की थी, इस कार्य के लिए इन्हें जो है चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1948 में। इसी कार्य के लिए 1939 में इन्होंने प्रभाव की खोज की, 1948 में इन्हें क्या मिला, चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए DDT का इस्तेमाल जो है वह तब बढ़ा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसका उपयोग विश्व स्तर पर तेजी के साथ बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि यह एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कीटनाशी पदार्थ, एक ऐसा कीटनाशी यौगिक कंपाउंड था, यौगिक था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो जिसके छिड़काव से या जिसके प्रभाव से जो मच्छर काटने वाले मलेरिया हैं या हाँ जो जिन मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग होता है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं, या टाइफस वाहक जो जू होता है, इसको समाप्त करने में प्रभावकारी होता है, तो इसलिए इसका छिड़काव किया गया। दूसरी बात, जब इसका छिड़काव या इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल जब ज़्यादा किया जाएगा किसी भी जगह पे, तो धीरे धीरे वहाँ पर उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा। तो ऐसे सेम अगर DDT का इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है किसी भी जगह पे, तो DDT अगर कहीं लाभदायक है तो कहीं ना कहीं ये हानिकारक भी, मतलब अगर ये जो कहीं ना कहीं अगर आपको फ़ायदा पहुंचा रही है तो ये नुकसान भी पहुंचाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अत्यधिक छिड़काव से या इसके अत्यधिक इस्तेमाल से जो है शीघ्रता जो होती है, जो जीवों के अंदर इकट्ठा होती रहती है, अगर ये लगातार इसका उपापचयन होता रहा तो जो जीवों की तंत्रिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और जीव जंतुओं की जो विलुप्त प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएंगी, विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो जीव जंतुओं की प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी, और खुद इंसान के ऊपर भी, मनुष्य के ऊपर भी जो है इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए DDT का इस्तेमाल कहीं कहीं बैन कर दिया गया, कुछ देशों में बैन कर दिया गया है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन आज भी DDT का इस्तेमाल किया जाता है इन सब से बचने के लिए। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और टाइफस वाहक जुए जो होते हैं, इसको समाप्त करने के लिए DDT का छिड़काव आज भी किया जाता है। लेकिन DDT का छिड़काव अधिक मात्रा में किया जाएगा तो धीरे धीरे इनका उपापचयन जंतुओं के शरीर के अंदर होता रहेगा, और इससे क्या होगी, उनकी तंत्रिकाएं खराब होती रहेंगी और उन पर खराब असर पड़ता रहेगा, जिसके प्रभाव से इनकी प्रजातियां क्या होंगी, विलुप्त होती रहेंगी। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, अगर वहाँ ज़्यादा छिड़काव हुआ तो ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन एक बात याद रहे, मैंने अभी कहा कि DDT का इस्तेमाल या DDT का छिड़काव कहीं कहीं बैन कर दिया गया है। सबसे पहले 1973 में ही संयुक्त राज्य जो था उस पर संयुक्त राज्य जो है वो 1973 में ही DDT के छिड़काव को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है। 1973 में ही संयुक्त राज्य ने DDT के छिड़काव को प्रतिबंधित कर दिया है। अब आप वहाँ पर DDT का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हानिकारक भी है, ठीक है।
तो ये DDT क्या होता है इसके बारे में बता दिया गया। सबसे मेन टॉपिक इसमें ये है कि ये पूछ सकता है कि DDT की खोज किसने की थी, और DDT की खोज करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात इसका फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है कि DDT का फुल नाम, पूरा नाम क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डाइक्लोरोमीथेन या मेथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 क्या है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप इसको नोट कर ले, उसके बाद इसको बताया जा रहा है। देखिए ये थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप इसकी एक बार वर्बली रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखिए, हो सकता है ये पूछ ले, या फुल नेम पूछ सकता है DDT का फुल नेम क्या है, ठीक है, या फ्रेयान पूछ सकता है कि फ्रेयान का केमिकल नेम क्या है। तो केमिकल नेम सबका याद रखिए, सबका केमिकल नेम जो है आप यहाँ पर लिख दिया गया है। आप एग्जाम्पल में इसको पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं और DDT के बारे में इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बताना है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन का फार्मूला होता है CH2Cl2, CH2Cl2। तो आपकी हेडिंग होगी डाइक्लोरोमीथेन। तो ये नई हेडिंग आपकी है डाइक्लोरोमीथेन। अब हेडिंग डाल लीजिए डाइक्लोरोमीथेन, या इसी को क्या बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड फार्मूला इसका क्या बताया गया, फार्मूला बताया गया डाइक्लोरोमीथेन है तो CH2Cl2, CH2Cl2। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल है कि इसका इस्तेमाल जो है वो विलायक के रूप में और पेट अपनायक के रूप में और एरोसॉल का मतलब ये है कि कोई गाढ़ा द्रव, जैसे कोलाइडी विजन आप पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया होगा एरोसॉल क्या होता है, सॉल क्या होता है बताया गया होगा। एरोसॉल मतलब गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है। गाढ़े द्रव के रूप में, पड़ोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पड़ोदक का मतलब होता है जिसको स्प्रे किया जाता है, अच्छा स्प्रे किया जाता है तो प्रेशर के साथ निकलता है, उसी को बोलते हैं पड़ोदक, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। दूसरा क्या लिख सकते हैं, विलायक के रूप में दूसरा लिख सकते हैं पेट अपनायक के रूप में, पेट अपनायक के रूप में। तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं पड़ोदक के रूप में, पड़ोदक के रूप में। और औषधि में भी किया जाता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, पड़ोदक के रूप में और औषधि निर्माण के विलायक के रूप में, ठीक है। औषधि निर्माण में विलायक के रूप में, औषधि निर्माण में विलायक के रूप में। देखिए सब थ्योरेटिकल है, केवल आपको बस नोट करना है विलायक के रूप में, ठीक है। और कुछ धातुएं होती हैं उसकी सफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी फिनिशिंग करने में, ठीक है। तो लिखेंगे हम कॉमा लगा करके, धातुओं की सफाई एवं फिनिशिंग, धातुओं की सफाई एवं फिनिशिंग के रूप में, ठीक है।
ये कुछ इसके उपयोग हो गए, एक दो पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट है, और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया, या इसमें जो है लगातार कोई आदमी इसके संपर्क में बना रहा, कोई मनुष्य इसके संपर्क में बना रहा, तो उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। उसकी तंत्रिका तंत्र जो है, उसकी तंत्रिका तंत्र को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह जो है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इसका संपर्क वातावरण में, वायुमंडल में लगातार होता रहा, तो उसके जो उस वायुमंडल में या उस वातावरण में जो वायु होगी उसके साथ वो घुल जाएगी, उसके साथ वो मिल जाएगी। अब जब उसके साथ मिल जाएगी तो उसके साथ लगातार मिलने से जो थोड़ी सी मात्रा में जो है श्रवण में कमी, यानी सुनने में कमी आ सकती है। दूसरी बात, दृश्य क्षमता कम हो सकती है और आंशिक रूप से छीड़ता हो सकती है। कोई चीज़ याद करने वाली हो उसको बहुत कम रूप से वो याद रखी जाएगी। ठीक है, तो इसका भी लगातार संपर्क में रहने से, कोई वायु है, वो वायु के साथ संपर्क में रहने से लगातार जो जहाँ पर ये छिड़की जाएगी, जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर अगर उसकी वायु के साथ आप लगातार संपर्क में रहते हैं तो ये कंडीशन बन सकती है। तो आप लिख सकते हैं वायु में थोड़ी सी मात्रा श्रवण एवं दृश्य क्षमता में, वायु में थोड़ी सी मात्रा, अगर थोड़ी सी मात्रा मिल गई वायु में ये, ठीक है, तो ये कंडीशन खराब कर सकता है। ठीक है, तो वायु में थोड़ी सी मात्रा श्रवण का मतलब सुनने में, ठीक है, श्रवण, और उसके बाद एवं दृश्य क्षमता, दृश्य मतलब देखने की, दृश्य क्षमता और आंशिक रूप से छीड़ता, ठीक है, में, उसके बाद आगे लिखेंगे आंशिक छीड़ता आती है, आंशिक छीड़ता आती है। और अगर अधिक मात्रा हुई तो जो मनुष्य होगा उसको चक्कर आना, मितली होना, ठीक है, और हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनी एवं जड़ता का मतलब सोचने की कंडीशन, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इसको भी नोट कर लीजिए। अधिक मात्रा, या ऐसे लिख सकते हैं वायु में अधिक मात्रा से चक्कर, वायु में अधिक मात्रा से, अगर अधिक मात्रा में हो गया, ठीक है, तो चक्कर आना। दूसरी बात मितली, ठीक है, मितली, और हाथ पैरों की उंगलियों, हाथ पैरों की अंगुलियों में क्या होगा, सनसनी, ठीक है, एवं जड़ता आदि, सनसनी एवं जड़ता आदि बीमारियां हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये त्वचा के सीधे संपर्क में आ गई, अगर इसका संपर्क त्वचा से सीधे हो गया किसी भी आदमी के, तो उसमें तीव्र जलन होगा और हल्का लालपन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हल्का लालपन। तो इसको भी लिख लीजिएगा, त्वचा के सीधे संपर्क में आने से क्या होता है, संपर्क में आने से इस जो है तीव्र जलन होती है और हल्का लालपन आ जाता है। ठीक है, आने से तीव्र जलन तथा हल्का लालपन आ जाता है।
ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखें इसके लिए। दूसरी बात, अगर आँखों से इसका सीधा संपर्क हुआ तो जो कार्निया होती है उसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है, जला सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, उसको जला के। आँखों से सीधा संपर्क होने पर कार्निया को जला सकता है। कार्निया जानते होंगे आप, ठीक है, कार्निया को जला सकता है। कार्निया को जला सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन के बारे में, या मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2। इतना पॉइंट इसके लिए याद रखिएगा, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। सबसे पहला है विलायक के रूप में, पेट अपनायक के रूप में, प्ररोधक के रूप में, औषधि निर्माण में विलायक के रूप में, धातुओं की सफाई एवं फिनिशिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, अगर यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छी नहीं होती, यानी अगर इसका संपर्क जो है मनुष्य से हुआ तो उसके तंत्रिका तंत्र को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर वायु में थोड़ी सी मात्रा में ये मिला तो श्रवण एवं दृश्य क्षमता में आंशिक छीड़ता आती है, ठीक है। और अगर अधिक मात्रा में मिल गया, वायु में अधिक मात्रा से चक्कर आना, मितली, हाथ पैरों की अंगुलियों में क्या हो जाता है, सनसनी एवं जड़ता आदि, ठीक है। और त्वचा के सीधे संपर्क में आने से तीव्र जलन तथा हल्का लालपन आ जाता है। और आँख से सीधा संपर्क होने पर कार्निया को जला सकता है। अगर आँख से संपर्क हुआ तो कार्निया, जो आँख का पार्ट होता है, अहम पार्ट है, ठीक है, वह उसको क्या कर सकता है, जला सकता है, ठीक। इसके बाद है अगला पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, या इसी को हम बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद जो है अगला बताया जाए, ठीक। देखिएगा, बस यही चेंज कर देना है मुझे, ट्राइक्लोरोमीथेन कर देना है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन, तो आपकी हेडिंग होगी ट्राइक्लोरोमीथेन। या इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो चाहे ट्राइक्लोरोमीथेन कहिए या क्लोरोफॉर्म कहिए, बात एक ही है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है भाई, इसका सूत्र होता है CHCl3। इसका संरचना सूत्र ये बन जाएगा, देखिएगा, Cl और H, ये ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म क्या है, इसका भी इस्तेमाल विलायक के रूप में किया जाता है और प्रशीतक होता है, यानी जिसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर में, ठीक है, एक गैस होती है R22, उसके बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नोट करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, विलायक के रूप में, और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा होगा R22, यानी प्रशीतक होता है, गैस हो, R22 गैस होती है, या ठीक है, इसी को लिख सकते हैं हम, R22 प्रशीतक के निर्माण में। R22 प्रशीतक क्या है, यानी ये रेफ्रिजरेटर में जो उत्पन्न होने वाली गैस है, जिसको जो ठंडा रखती है फ्रीजर को या फ्रिज को, ठीक है, वो R22 होती है इसमें से गैस, ठीक। तो R22 प्रशीतक के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है कि पहला इसका इस्तेमाल जो है शल्य चिकित्सक में बेहोशी होने के लिए किया जाता था, बेहोश करने के लिए, मरीज को, पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो वजह इसकी है कि इसको सूंघने पर लगातार अगर इसको सूंघाया जाए, ये गैस, ये जो है क्लोरोफॉर्म अगर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, सूंघाया जा रहा है किसी मरीज को, तो उसकी तंत्रिका तंत्र क्या हो सकती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसकी अवनमित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, पहले शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग बेहोश करने के लिए
बेहोश करने के लिए, ठीक है, किया जाता था। अब ईथर आदि, अब ईथर आदि सूखने से, ईथर आदि सूखने से, ईथर कहें, ईथर, ईथर, हाँ ईथर ही है, ठीक है। ईथर आदि सूखने से क्या हो सकता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो अवनमित हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमित हो जाते हैं, अवनमित हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर वायु की अल्प मात्रा में इसका संपर्क हुआ तो सांस लेने में कमी और चक्कर, थकान एवं सिर दर्द हो सकता है, ठीक है। वायु में इसके अल्प संपर्क से या अल्प मात्रा में, वायु में इसके अल्प मात्रा से सांस लेने पर चक्कर, सांस लेने पर चक्कर, ठीक है, सांस लेने पर चक्कर, थकान एवं सिर दर्द हो सकता है, थकान एवं सिर दर्द हो सकता है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट इसके बारे में भी याद रखिए, क्लोरोफॉर्म के बारे में भी, ठीक है। इसके बाद 2-1 पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए, एक आध 2 पॉइंट और है। अगर इसका दीर्घकालिक संपर्क हुआ तो यकृत एवं वृक्क का क्षय हो सकता है, जो लीवर होता है और किडनी होती है, यह क्षय हो सकती है, ठीक है। तो दीर्घकालिक संपर्क से, दीर्घकालिक संपर्क से यकृत एवं वृक्क यानी लीवर एवं किडनी, यकृत एवं वृक्क का क्षय हो सकता है, का क्षय हो सकता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यह जो है प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जल करके एक बहुत ही विषैली गैस फास्जीन बनाती है। क्या बनाती है? फास्जीन बनाती है। इसलिए इसे रंगीन बोतल में भर कर रखा जाता है। इसको वायु के साथ संपर्क में नहीं रखा जाता, ऐसी जगह नहीं रखा जाता जहाँ पर वायु आ जाए। अगर ये वायु के संपर्क में हुआ और वहाँ लाइट प्रेजेंट हुई तो एक खतरनाक विषैली गैस फास्जीन बना सकती है, और जब फास्जीन गैस बन जाएगी तो इससे क्या हो सकती है, इसका जो है दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे हम। प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस, अत्यधिक विषैली गैस क्या है? फास्जीन का दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फास्जीन। ठीक है, फास्जीन, ठीक, क्या फास्जीन बनाती है। ठीक है, फास्जीन बनाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्णतः
पूर्णतः भरी हुई रंगीन बॉटल में बंद करके रखते हैं, ठीक है। इसलिए इसे पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में रखते हैं, भरी हुई रंगीन बोतलों में जिस पे प्रकाश का प्रभाव बहुत कम पड़े, ठीक है। रंगीन बोतलों में रखते। रिएक्शन इसकी देखिए कैसे होगी। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अगर इस क्लोरोफॉर्म को वायु के साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जहाँ वायु हो, ठीक है, उसके साथ में अगर लाइट है और इसके साथ में रिएक्शन हो जा रही है तो यह बना देगा क्या, 2COCl2 और प्लस 2HCl, ठीक है। तो यह बन जाएगी फास्जीन गैस। ये क्या बन गई, फास्जीन गैस। फास्जीन गैस या इसी का नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये अत्यधिक विषैली गैस होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है, पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में रखा जाता है, जिससे जो है इसके साथ वायु का संपर्क ना हो और इस पर कोई प्रकाश ना पड़े, कोई प्रकाश ना पड़े। अगर प्रकाश पड़ा और वायु के साथ इसका संपर्क हुआ तो समझ लीजिए कि इसका खतरनाक इफेक्ट पड़ सकता है, फास्जीन गैस बन जाएगी, इसका खतरनाक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका दूसरा जो है ट्राइक्लोरोमीथेन वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, क्लोरोफॉर्म, ठीक। उसके बाद एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको भी देख लीजिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, ठीक है। एक यही लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक। वैसे आपको एग्जाम्पल में 6 बताया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये 6। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट DDT था, क्लोरोफॉर्म था, और एक और बताने जा रहा हूँ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने DDT को सबसे पहले बताया, ठीक है। तो इसके बाद हेडिंग होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे आप, हेडिंग होगी टेट्राक्लोरोमीथेन, ये आपकी हेडिंग होगी। टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक। इसी को आप एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब सूत्र इसका देख लीजिए। इसका सूत्र है CCl4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CCl4। तो इसका संरचना सूत्र क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, कार्बन से चारों Cl जोड़ दीजिए, ठीक है, बस ये बन गया इसका संरचना सूत्र, ठीक, CCl4। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, ये भी आप इसमें नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले प्रशीतक बनाने में, और एरिसॉल जो अभी आपको मैं बताया गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है, एरिसॉल कैन के लिए, और प्ररोधक के उत्पादन में, ठीक है, सामान्य विलायक की भांति इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम प्रशीतक बनाने में, प्रशीतक बनाने में, प्रशीतक के साथ में अभी बताया गया एरोसॉल कैन के लिए, एरोसॉल कैन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया, प्ररोधक के उत्पादन में, प्ररोधक अभी आपको बताया गया है, प्ररोधक के उत्पादन में, ठीक है। और प्ररोधक के उत्पादन में उसके बाद विलायक के बाद ही सामान्य विलायक जैसे होता है, ठीक है। तो सामान्य विलायक आप देखेंगे कहीं कहीं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 लिखा रहता है उसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये एक अच्छा विलायक होता है, सामान्य विलायक के रूप में आदि, ये हो गया इसका इस्तेमाल, ठीक है। अब इसका दुष्प्रभाव क्या है, इसको भी और भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद दुष्प्रभाव
देखिएगा लगभग जो है 1960 मध्य तक, 1960 के मध्य तक ठीक है, 1960 के मध्य तक इसका उपयोग जो है उद्योगों में किया जाता था। उद्योगों में किस जगह? ग्रीस को साफ करने, जो ग्रीस होती थी उसको साफ करने में, ठीक है, ग्रीस को साफ करने में तक यह उद्योगों में ग्रीस साफ करने वाले द्रव, ग्रीस साफ करने वाले उद्योगों में यह ग्रीस साफ करने वाले द्रव, ग्रीस साफ करने वाले द्रव, ठीक है, तथा घरों में दाग धब्बे, घरों में दाग धब्बे, ठीक है, दाग धब्बे, ठीक, दाग धब्बे हटाने में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अगर जो है इसका संपर्क लगातार मनुष्य से बना रहा तो उसकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकती है, ठीक है, या इसका सबसे पहला असर ये है कि उल्टी होना, ठीक है, चक्कर आ जाना, ठीक है, ये हल्कापन होना, सिर का हल्कापन होना, मितली होना, ठीक, ये सब इसका प्रभाव होता है, ठीक, लक्षण उसके होते हैं। तो आप लिख सकते हैं दाग धब्बे हटाने वाले द्रव एवं अग्निशामक के रूप में, हटाने वाले द्रव एवं अग्निशामक के रूप में ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, या होता है, लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसके उद्धासन से, यानी इसके उद्धासन से जो है क्या हो सकता है? मनुष्य को यकृत कैंसर, और इसके प्रमुख प्रभाव ये हैं कि चक्कर आना, ठीक है, सिर का हल्कापन होना, सिर बहुत हल्का लगना, ठीक है, और मितली होना, उल्टी आना, ठीक है, आदि इसका जो है। और तंत्रिका कोशिकाओं में ये अस्थायी क्षति हो सकती है अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया गया तो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसके उद्धासन द्वारा मनुष्य को यकृत कैंसर, इसके उद्धासन द्वारा मनुष्य को यकृत कैंसर, यानी लीवर में कैंसर, ठीक है, यकृत कैंसर, ठीक। और प्रमुख प्रभाव इसके क्या हैं? तो यहाँ लिख लीजिए, प्रमुख प्रभाव क्या है? प्रमुख प्रभाव भी बताया गया, चक्कर आना, ठीक है, सिर का हल्कापन, चक्कर, सिर का हल्कापन, ठीक। उसके बाद है उल्टी या मितली लिख सकते हैं, मितली, उल्टी होना, ठीक है, उल्टी आना आदि, ठीक। और इस जिससे जो है तंत्रिका कोशिकाओं में अस्थायी क्षति हो सकती है, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं में अस्थायी क्षति हो सकती है, अस्थायी क्षति हो सकती है। ठीक, तो ये सब कंपाउंड आप इसको नोट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर गंभीर स्थिति हुई तो मूर्छा, गहरी नींद,
अथवा मृत्यु भी आ सकती है। अगर गंभीर स्थिति हुई तो आदमी को मूर्छा आ सकता है, गहरी नींद में जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक अत्यंत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गंभीर स्थिति में मूर्छा समझ रहे होंगे, मूर्छा। दूसरा क्या होता है? गहरी नींद एवं मृत्यु हो सकती है। ठीक है, और यह जो है हृदय की गति जो होती है, हृदय की गति इसको क्या करता है? अनियमितता ले आता है इसमें। ठीक है, हृदय रुक जाता है, धड़कन जो है हृदय की कम हो जाती है। तो यहाँ इसको भी नोट कर सकते हैं, हृदय गति अनियमित हो जाती है, अनियमित हो जाती है तथा हृदय का रुकना। ठीक है, ये सब इसका प्रभाव होता है। ठीक, और अगर आँख के संपर्क में आया, अगर ये जो है डायरेक्ट किसी आँख के संपर्क में आ गया किसी के, तो ध्यान रहे कि आँख के संपर्क में आने पर यह जो है उसको क्या कर सकता है? उसमें आँख में जलन उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, आँख के संपर्क में आने पर जलन उत्पन्न हो जाती है, जलन उत्पन्न कर देता है या हो जाती है, लिख सकते हैं उत्पन्न हो जाती। ठीक है, ये हो। ठीक, तो ये आपका था CCl4। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, एक और इसका दुष्प्रभाव है कि अगर CCl4 लगातार वायुमंडल में पहुंचता रहा तो ओजोन जो परत है उसको क्षय कर रहा है, उसको क्या कर देगा? क्षय करता रहेगा। तो यानी उसका विरल जो है बढ़ा देगा। तो जो हमारी वहाँ से UV किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो जो हम तक पहुँचती हैं, वो जो ओजोन लेयर होती है उसको हम तक पहुँचने नहीं देता है। UV लाइट जो है वो ओजोन लेयर जो है उसको रोकता है। और अगर ये लगातार वायुमंडल में इसका इस्तेमाल होता रहा तो ये क्या करता है? ओजोन लेयर को क्षय करता है, इसको तोड़ता है। और जब ओजोन लेयर क्षयित हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो जो UV किरणें हैं वो हमारे तक जो है डायरेक्ट पहुंच जाएंगी। तो इससे हमें गंभीर रोग, इससे हमारे वायुमंडल में जो है काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए CCl4 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आज का टारगेट आपका पूरा हुआ, जिसमें बताया गया कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी जो है पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में 3-4 कंपाउंड्स आपके इंपॉर्टेंट बताए गए जो इंपॉर्टेंट थे, और एग्जाम्पल में आपको 5-6 बताया था, मैं फ्रेयान भी बताया था। ठीक है, तो आप एक बार फ्रेयान के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन DDT ये ज़रूर याद रखिए, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको ज़रूर याद रखिए, क्लोरोफॉर्म इसको ज़रूर याद रखिए। ये 3 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं, इस 3 चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए लेसन के साथ, जिसका नाम होगा अल्कोहल फिनाइल ईथर। अब ध्यान रहे कि नए लेक्चर में नया लेसन मिलेगा आपको, अल्कोहल फिनाइल ईथर। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, रही बात PYQ की, तो PYQ मैंने करवा दिया है। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी मैं किसी दिन जो है एक छोटा सा लेक्चर बना करके उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।